हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे होंगे। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बुकलेट है मेरे पास, लोक व्यवहार की कला नाम से। उसके मैंने 2 चैप्टर पहले भी डिस्कस करे हैं और आज मैं नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो मैं चैप्टर्स डिस्कस करता हूँ वो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होते हैं जो शायद हम अपनी डेली लाइफ में नहीं निकाल पाते या उनको नहीं ढूंढ पाते। तो वो ही कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज लोगों को सहमत कराना। हाउ टू एग्री टू द पीपल विद योरसेल्फ। कैसे हम लोगों को अपनी सहमति से सहमत कराएंगे या अपने विचारों से सहमत कराएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि हर दिन कोई न कोई स्थिति सामने आती है जहां हमें किसी से अपनी बात मनवाने की जरूरत होती है। इन द डेली लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी कंडीशन आती है कि जब कभी हमें किसी न किसी से किसी तरीके से कोई काम कराना हो या कोई काम हमें उससे ज़रूरत हो काम कराने की, तो उस काम को कैसे कराएंगे हम। या फिर जहां हमें किसी से अपनी बात मनवाने की ज़रूरत होती है, वही बात है कि हमें किसी से अपनी बात मनवानी है, ज़बरदस्ती नहीं, या ज़बरदस्ती से नहीं, वो तो तरीके अभी इसमें बताए गए हैं कौन कौन से तरीके वो हो सकते हैं। हमारे जीवन साथी, बच्चों, बॉस, कर्मचारी, ग्राहक, पड़ोसी, मित्र या शत्रु के साथ असहमति, ये तो एक आम बात है। किन किन के साथ आम बात है, ये जो जीवन साथी होता है, लाइफ पार्टनर, हमारा बॉस, हमारे बच्चे, हमारे कर्मचारी, ग्राहक, पड़ोसी, मित्र या शत्रु के साथ तो डिसएग्रीमेंट इट्स अ नॉर्मल थिंग। ओके। हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बहस करने की होती है, सभी की स्वाभाविक जो प्रतिक्रिया होती है। हमें राजी करने को अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बनाना सीखना चाहिए। हर कोई बहस करने को तैयार रहता है। कभी एक क्षण के लिए ये नहीं सोचा जाता कि हम सामने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ अपनी बातों से राजी कर लेंगे। ओके। जब कोई हमारे विचारों का विरोध करता है तो हम इसे अपने अहम के लिए जोखिम मान लेते हैं। मान लिया कोई हमारे थॉट्स प्रोसेस का या हमारी थिंकिंग का विरोध कर रहा है, तो हम क्या समझते हैं उसे, हम उसे अपने ईगो पे लेते हैं कि ये हमारा विरोध क्यों कर रहा है। वाई ही और सी और एनीवन एल्स ऑब्जेक्टेड अस। हम भावनात्मक और शत्रुतापूर्ण बन जाते हैं और अपने विचार अपने विरोधी के गले के नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। और जो विचार होते हैं हमारे उस टाइम पे जो दिमाग में चलते हैं, हम उनको थोपने की कोशिश करते हैं उस पर ज़बरदस्ती सामने वाले इंसान पे। हम अपने
तर्कों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और अपने विरोधी की बातों का मखौल उड़ाते हैं। बढ़ा चढ़ा के हम अपने जो लॉजिक्स हैं, अपने जो फैक्ट्स हैं, उनको उसके सामने रखेंगे और अपने जो विरोधी होगा, हमारा ओपोनेंट, उसका हम क्या करते हैं, मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यह जीतने का तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द वे टू विन। किसी बहस को जीतने का एकमात्र तरीका सामने वाले को उसकी मानसिकता बदलने के लिए राजी करना है। दिस लाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि किसी बहस को जीतने का एकमात्र तरीका सामने वाले को उसकी मानसिकता बदलने के लिए राजी करना है। सामने वाले को इतना मजबूर करो कि वो अपनी मेंटालिटी चेंज करे। मजबूर मतलब इन द सेंस कि उसको उस लेवल पे ले आओ जिस लेवल पे उसका ईगो न्यूट्रल हो जाए। ऐसे तरीके हैं जिनसे दूसरे लोगों को आपके दृष्टिकोण से चीज़ें देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे दूसरे लोगों को आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, उस नज़रिए के लिए आप उन्हें प्रेरित कर सकते हो कि आप भी इस तरीके से सोच सकते हो। कम दबाव ही रहस्य है। जो कम दबाव है, प्रेशर जहाँ पे कम है, वो भी एक तरह का सीक्रेट है। इसका संबंध इस पुस्तक की विषय वस्तु से है। जो ये पुस्तक है, इसकी विषय वस्तु से भी इसका संबंध है। अगर आप लोगों पर काबू पाना चाहते हैं तो आपको मानव स्वभाव के खिलाफ काम करने के बजाय इससे अपने पक्ष में काम कराना सीखना होगा। अगर आप लोगों को अपने काबू में लाना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उनके स्वभाव के खिलाफ काम करने के बजाय उनके पक्ष में काम करना सीखना होगा। किसी को यह बताएंगे कि उनके विचार मूर्खतापूर्ण हैं तो वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। अगर आप सामने वालों को ये बताओगे कि यू आर ए फूलिश मैन, यू हैव बैड थिंकिंग, यू हैव नो मैनर्स, तो क्या है वो, सामने वाला उसकी रक्षा करेगा। उसे लगेगा कि मेरी बेइज्जती कर रहा है या फिर मेरी मजाक उड़ा रहा है, वो उनको डिफेंड करेगा। उनके दृष्टिकोण का मखौल उड़ाएंगे तो वे शर्मसार होने से बचने के लिए अपने दृष्टिकोण की रक्षा करेंगे। वे अपने जो उनका सोचने का नज़रिया उसको बचाएंगे। धमकियों का इस्तेमाल करेंगे तो वे आपके विचारों के खिलाफ अपने दिमाग को बंद कर लेंगे। अगर आप धमकी दोगे तो वो उनके दिमाग से जो विचार आएंगे वो बंद कर लेंगे, एकदम उस साइड से दिमाग को हटा लेंगे। चाहे वे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो। आत्मरक्षा की भावना सबसे प्रबल सहज भावनाओं में से एक है। आत्मरक्षा की भावना सबसे प्रबल सहज भावनाओं में से एक है और इसका अर्थ शरीर के साथ साथ अहम भी है। शरीर के साथ साथ क्या है इसका अर्थ? अहम, ईगो। अपनी सुरक्षा के लिए हमें उन विचारों के बारे में सावधान होना होता है जिन्हें हम स्वीकार करते हैं और जिन पर हम काम करते हैं। हम उन विचारों के खिलाफ अपनी रक्षा करते हैं जिन्हें हम पराया मानते हैं। हम खुद को डिफेंड करेंगे जो थॉट जो थिंकिंग हमसे मैच नहीं करेगी। हमेशा अगर कोई हमारा विरोध करेगा तो हम उसका भी विरोध ही करेंगे। हम मित्र हथौड़ा और पत्थर लेकर हमारी ओर नहीं आते हैं, इसलिए जो विचार शत्रु जैसी वेशभूषा में दिखते हैं उन्हें हम अपने कानों में घुसने ही नहीं देते। ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है। जब हम विचार बेचने की कोशिश करते हैं तो हमें अवचेतन के प्रति आग्रह करना चाहिए। जब हम कोई थॉट किसी को सेल करना चाह रहे हैं या किसी को पास करने चाह रहे हैं अपने थॉट्स, तो हमें अपना अवचेतन जो है उसके प्रति आग्रह करना चाहिए। अब सबकॉन्शियस जो माइंड है उसके प्रति कि हाँ शायद ये सही भी हो सकता है, क्योंकि सामने वाला किसी विचार को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसका अवचेतन मन उसे स्वीकार न कर ले।
जब तक उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार नहीं करेगा तब तक हम भी उसे सामने वाले को वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति को कायल करने के बाद भी उसकी राय वही रहती है। उस व्यक्ति का वर्णन है जो अपने चेतन मन से ही सहमत हुआ है। वह होठ हिलाकर हाँ तो कर रहा है, वह सहमत तो दिख रहा है, लेकिन वह उस विचार पर काम नहीं करेगा। सहमत तो दिख रहा है, होठ हिलाकर हाँ भी कर रहा है, पर वो उससे उतना सहमत नहीं दिखेगा। अवचेतन द्वारा किसी विचार को स्वीकार कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम उसे सजेशन दे सकते हैं, सुझाव के द्वारा। किसी के अवचेतन में कमोबेश गौर किए बिना कोई विचार पहुंचाने की कोशिश करें। ज़्यादा एफर्ट ना लगाते हुए केवल एक सुझाव के रूप में हम अपने विचार पहुंचाने की कोशिश करें। आप बहस जीतने में उसी हद तक सफल होंगे जिस हद तक आप अपने विचार सामने वाले के अहम के पार पहुंचाने में सफल होंगे। उसका ईगो उसके अवचेतन के द्वार पर पहरा देता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड पे उसके जो ईगो है वो हमेशा अड़ा रहता है। यदि यह जाग गया, अगर ईगो जाग गया, तो आपके विचारों को पार नहीं जाने देगा, आपके विचारों को उसके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाने देगा। अब यहाँ पे कुछ नियम दिए हैं बहस जीतने के नियम। पहला है, सामने वाले को उसका दृष्टिकोण बताने की अनुमति दें। सामने वाले को परमिशन दे कि हाँ तुम अपने वो बताओ, दृष्टिकोण बताओ, नज़रिया तुम्हारा क्या है। बाधा न डालें, सुनने की याद रखें। सुनना लिसनिंग ज़्यादा करनी है और बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। जिस व्यक्ति को कुछ कहना होता है वह बोलने की मानसिकता में होता है। हाँ, जिसको कुछ कहना होता है वो अपने बोलने की मेंटालिटी में है। जब तक उसकी बात पूरी नहीं हो जाती तब तक वह आपके विचारों को सुनने की मानसिकता में नहीं होता। अगर आप बात काटोगे तो वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। यदि आप चाहते हैं कि वह आपके विचारों को सुने तो पहले उसके विचार सुने, पहले सामने वाले के विचार सुने, फिर अपने विचार उसको ट्रांसफ़र करें। जब कोई आंदोलित हो तो उससे कहें कि वह अपने मुख्य बिंदुओं को दोहराए, इससे बहुत मदद मिलती है। अगर कोई ज़्यादा ही आंदोलित है, उद्वेलित है, तो उससे कहें कि वह अपने मुख्य जो बिंदु है, मेन पॉइंट्स हैं, उनको दोबारा से रिपीट करे और इससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। उसे गुब्बार निकालने की अनुमति देने से उसकी शत्रुता कम हो जाती है। क्या होता है कि जो स्ट्रेस बन जाता है किसी के भी अंदर, वो उसका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा तो उसको उसकी आपके प्रति विचारों की जो शत्रुता है वो कम हो जाएगी। जवाब देने से पहले ठहरें। दूसरा पॉइंट है कि जवाब अगर हम दे रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा ब्रेक लें। यह उस बातचीत में भी इतनी ही अच्छी तरह काम करता है जहाँ कोई मतभेद या असहमति न हो। जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो सामने वाले की तरफ देखें। अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो सामने वाले की तरफ देखना है और जवाब देने से पहले थोड़ा ठहर जाएं। और जब जवाब देंगे तो थोड़ा सा रुक के जवाब देंगे। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी कही बात को इतनी महत्वपूर्ण मानते हैं कि उसके बारे में सोचने के लिए ठहर गए हैं। इससे क्या लगेगा सामने वाले को कि यार इसने मेरी बात को बहुत इम्पोर्टेंस दी है और इतनी इम्पोर्टेंस दी है कि ये मेरी बात सुनने के लिए रुक गया। बस थोड़े से विराम की ही ज़रूरत है। यदि आप बहुत ज़्यादा ठहरते हैं तो सामने वालों को यह आभास हो सकता है कि आप झिझक रहे हैं या कन्नी काट रहे हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक रुकोगे, ब्रेक लोगे, तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई ये कन्नी काट रहा है या फिर ये झिझक रहा है, डर है, इसमें कमी है, झूठ है। यदि आपको असहमत होना हो तो हल्का सा विराम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप तुरंत ही नहीं कह देते हैं, अगर आप इंस्टेंटली नो बोल देते हैं तो इससे सामने वाला यह महसूस करता है कि आपकी इतनी रुचि नहीं है कि आप उसकी समस्याओं में समय लगाएं। सामने वाले को लगता है कि यार ये तो he or she is not interested in the matter। नंबर 3 है 100% जीतने पर जोर दें। जब हम किसी बहस में उलझ जाते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम पूरी तरह से सही हैं और बाकी लोग गलत हैं। राजी करने में निपुण लोग हमेशा थोड़ा झुक जाते हैं।
सामने वाले को राजी करने के लिए जो हमेशा निपुण होंगे, लोग जो समझदार होंगे, वो हमेशा थोड़ा सा झुक जाते हैं। झुकने का मतलब ये नहीं कि वो शरीर को झुका लेते, वो अपने विचारों में विनम्रता और थोड़ा झुकाव ले आते हैं और सहमति का कोई बिंदु खोज लेते हैं कि किसी पॉइंट पे आके मैं इससे एग्री कर जाऊंगा। यदि सामने वाले के पक्ष में कोई बिंदु है तो उसे स्वीकार कर लेंगे। अगर सामने वाले के पक्ष में हमें लग रहा है कि ही इज़ राइट और शी इज़ राइट, तो हमें उसके पक्ष में होना और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप छोटे और महत्वहीन बिंदुओं पर उसकी बात मान लेते हैं तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वह बड़े बिंदु पर आपकी बात मान लेगा। अगर आप छोटे मोटे पॉइंट्स पे उसकी बात मानोगे तो फिर वो बड़े जो पॉइंट्स होंगे उन पे वो आपकी बात मानने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। अपनी बात संयत और सटीक अंदाज में रखें। अपनी जो बात है उसको संयत तरीके से और टू द पॉइंट रखें। जब हमारे विचारों का विरोध होता है तो हमें अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति पर निगाह रखनी होती है। शांति से बताए तथ्य लोगों की मानसिकता बदलवाने में सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। शांति से जो बात करके बैठ के बात हो सकती है वो झगड़े या बोलचाल या ज़्यादा शोर शराबे में नहीं हो सकती। इट्स अ फैक्ट। दबाव के तरीके पहल तो कारगर नज़र आ सकते हैं। आप सामने वाले को नीचे गिरा सकते हैं, उसे उसकी औकात दिखा सकते हैं, उसे ऐसे पॉइंट पर ला सकते हैं जहां पर वह एक भी बात नहीं कह सकता। उसको ऐसे भी पॉइंट पे लाया जा सकता है। आपके श्रोता ताली बजाते हैं, आप बहस में जीत गए हैं या ऐसा लगता है आपको, फिर ऐसे लगता है कि या तो आप जीत गए हैं या आपके श्रोता जब ताली बजाएंगे तो। लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने आपके दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया है। सामने वाले ने उसको स्वीकार नहीं किया है। आप खुश हो जाएंगे कि ताली बजा रहे हैं लोग मेरे लिए, तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया है। तीसरे पक्ष के जरिए बोले। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि थर्ड पर्सन के जरिए बोले। जो वकील मुकदमे जीतना चाहता है वह गवाह इकट्ठे करता है। सही बात है। अगर किसी को मुकदमा जीतना है, कोई वकील है, तो वो क्या करेगा? गवाह इकट्ठे करेगा जो उन बिंदुओं की पुष्टि करते हैं। जो उन बिंदुओं की क्या करेंगे? उनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें वह पूरी ज्यूरी के सामने रखना चाहता है, जिन्हें वह जज या ज्यूरी के सामने रखना चाहता है। अगर वह स्वार्थ रहित होकर तीसरे पक्ष या घटनाओं का वर्णन करता है तो तर्क ज़्यादा विश्वसनीय लगते हैं। अगर वो थर्ड पर्सन के लिए उस चीज़ को रखेगा वकील ज़्यादा स्ट्रोंगली, तो वो ज़्यादा तर्क वाले और ज़्यादा विश्वसनीय लगते हैं। सेल्स पीपल होते हैं संतुष्ट ग्राहकों की गवाही का इस्तेमाल करते हैं। सेल्स पीपल क्या करते हैं? जो सेटिस्फाइड होते हैं उनका एग्जांपल देते हैं कि इन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया, इसका रिजल्ट इनको ये मिला और आज देख लो ये कितना एक अच्छा अपनी लाइफ को कैरी कर रहे हैं। इसी तरह से राजनीति पद के उम्मीदवार होते हैं वो भी समर्थन का आग्रह करते हैं अपना मैनिफेस्टो दिखा के। ओके। तीसरे पक्ष के जरिए बोलना क्या होता है? तब विशेष मूल्यवान हो सकता है जब कोई मतभेद हो। अगर आपस में मतभेद हो तो थर्ड पर्सन को बिठा के हम बात को सोल्व कर सकते हैं। और आप चाहते हो कि दूसरे चीज़ों को आपके दृष्टिकोण से देखें, और जब आप चाहते हो कि दूसरे हमारे नज़रिए से उस चीज़ को देखें। जब आप अपने खुद के लाभ के लिए कोई बात कहते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपके प्रति शंकालु हो जाते हैं। अगर आप केवल अपने लोभ के या लाभ के बारे में, प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो लोगों को समझ आ जाता है, वो समझ जाते हैं, वो आपके प्रति क्या हो जाएंगे? डाउटफुल हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरे पक्षों के कथनों से सामने वाले के अहम के जगाने की आशंका भी कम रहती है। इसके अलावा क्या होता है? थर्ड जो पर्सन है उसके जो कथन है, उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, उसके सामने वाले का जो ईगो है उसके जगाने की भी आशंका कम रहती है। आंकड़े, रिकॉर्ड, इतिहास और कथन सभी का हवाला दिया जा सकता है। इसमें क्या आंकड़े भी दे सकते हैं हम, रिकॉर्ड भी दिखा सकते हैं, इतिहास हिस्ट्री भी बता सकता है कि हमने पिछले सालों में क्या किया क्या नहीं किया।
कोई भी राजनीतिक पद का दावेदार होगा, वो ये बताएगा कि हमारी पार्टी ने ये किया है पिछले वर्षों में, हमारी पार्टी ये करेगी आगे आने वाले वर्षों में। नेक्स्ट पॉइंट है सामने वाले को लाज बचाने की अनुमति दे। जो सामने बंदा है अपोजिट में, जिससे हमारा संवाद होगा, उसे अपनी लाज बचाने की अनुमति दे। मतलब क्या है इसका मतलब है कई मौके होंगे, मोस्ट ऑफ द चांसेस, कि जब दूसरे खुशी खुशी अपना दृष्टिकोण बदलने और आपके साथ सहमत होने के लिए तत्पर हो जाएंगे। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो खुशी खुशी आपके नज़रिए के साथ मैच कर जाएंगे और वो अपना दृष्टिकोण बदलने और आपके साथ सहमत होने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ओके, बस एक ही बाधा बीच में बचेगी, एक ही बाधा बचेगी बीच में। उन्होंने पहले ही एक निश्चित दृष्टिकोण सामने रख दिया है, एक मजबूत मोर्चा ले लिया है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने पहले ही अपना एक स्ट्रॉन्ग नज़रिया दृष्टिकोण सामने रख दिया है, एक मजबूत मोर्चा ले लिया है, और वे शर्मिंदा हुए बिना अपने दृष्टिकोण को नहीं बदल सकते। ठीक है, अगर वे आपके साथ सहमत होंगे तो एक तरीके से उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वे गलत थे। अगर वो आपसे सहमत हुए तो उनको ये भी स्वीकार करना ही होगा कि वो अपनी बात पे जो बात चल रही थी या जो भी जिस चीज़ पे डिस्कशन था वो उस पे गलत थे। ओके, राजी करने में माहिर लोग जानते हैं, जो दूसरों को राजी करने में माहिर होते हैं, वो लोग जानते हैं कि सामने वाले को उसके पिछले दृष्टिकोण से बाहर निकलने और लाज बचाने का दरवाज़ा कैसे खुला छोड़ना है। क्योंकि जो अपोजिट वाला बंदा है, जब वो अपने विचारों के गर्त से बाहर निकलेगा तो उसको लगेगा कि यार मेरे विचार कितने गलत थे या मैं कितना वो था। तो उसे बचाने के लिए उसकी उस लाज वाली जो फीलिंग है, जो हम बोल सकते हैं कि उसको खुद के प्रति आ रही है, उससे बचाने के लिए भी हमें एक रास्ता खुला हुआ छोड़ना है। वरना वे अपने खुद के तर्क के कैदी बन सकते हैं। वो क्या होंगे, वो खुद के ही लॉजिक्स के खुद में कैद हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि सेल्फ डाउट की उनके अंदर हमेशा चीज़ें रहेगी कि शायद मेरे दृष्टिकोण हमेशा गलत ही होते हैं। यदि आप किसी दूसरे को राजी कर सकते हैं तो न सिर्फ आपको उसे अपनी बात का विश्वास दिलाना होगा, बल्कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसे उसके खुद के तर्क से कैसे बचाना है। सिंपल, यदि आपको किसी दूसरे को राजी करना है, कर सकते हैं, तो आपको उसकी बात का विश्वास दिलाना होगा कि तू भी अपनी जगह ठीक था। बल्कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसे खुद के जो तर्क है उससे कैसे बचाना है, जो उसका दिमाग में गलत तर्क आते हैं। पहला तरीका यह मान लेना है कि उसके पास सारे तथ्य नहीं थे। पहला तरीका तो यह है कि उसे समझाएं कि भाई तेरे पास पूरे प्रूफ नहीं थे, पॉइंट्स नहीं थे जिनको तो प्रूफ नहीं कर पाया। दूसरा, मैंने भी पहल इसके बारे में ऐसा ही महसूस किया था। मोस्ट ऑफ द टाइम राइटर सेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, द राइटर सेज, राइटर कहता है कि राइटर ने भी ऐसा महसूस किया होगा पहले कि जब तक कि मुझे यह जानकारी नहीं मिली कि ऐसा है या वैसा, जैसा भी जो भी कुछ हुआ है, सामने वाले के जो लॉजिक्स हैं उनसे कैसे बचाना है उसको, तो राइटर को भी ऐसा ही महसूस हुआ था। दूसरा तरीका, कोई ऐसा तरीका सुझाना है जिससे वे गेंद को किसी दूसरे की तरफ ना उछाल सके। एक तरीका और भी है कि उन्हें इतना न्यूट्रल पे ले आए कि वो उस चीज़ को दोबारा दूसरों के ऊपर भी ना अप्लाई कर पाए। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट गाइस।